Hey guys, hope you are doing all good and welcome you all from the mini medical biology. Friends, आज का जो हमारा लेक्चर है that is quite basic and initial topic of the biology. Like हम सभी के माइंड में कभी ना कभी तो ये क्वेश्चन आया होगा ना कि what is life? कैसे हम डिफाइन करते हैं किसी चीज को कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है. सो इन्हीं सब क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आज का हमारा टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड. ओके, सो before knowing the living world, we should know what is life. Okay, just take a pause and think by yourself. Anything moving can be considered as living. Move तो ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, राइट? एनिमल भी मूव करते हैं. और प्लांट तो एक ही जगह पे रहते हैं, वो तो मूव करते नहीं एक जगह से दूसरी जगह. तो क्या प्लांट नॉन लिविंग है या फिर कार लिविंग है? मीन्स मूवमेंट इज नॉट इनफ to define the characteristic of life, right? तो कोई चीज मूव कर रही है, we cannot say कि ये living है. Okay, so there could be some more features और जिसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि that person is alive or not. Well, according to me, anything which can respond by themselves, which grow or reproduce themselves are designated as living. Now, what are the features of living organisms? So जिसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि ये चीज़ें लिविंग है. So we'll enlist some features और एक एक फीचर को हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे. First of all feature is growth. So what is growth? Growth is actually increase in mass of an organism. तो ग्रोथ कैसे होती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सिंगल सेल डिवाइड होके 2 सेल बनाते हैं, फिर वो 2 सेल फर्दर डिवाइड होके 4 सेल्स बनाते हैं एंड सो ऑन. तो जैसे जैसे सेल का नंबर इंक्रीज होता है वैसे ही उसका मास भी इंक्रीज होता है. और ओवरऑल मास, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास में जो इंक्रीज आता है ओवरऑल, उस इंक्रीमेंट को हम ग्रोथ बोलते हैं. ओके, तो ग्रोथ इज बेसिकली एन इरिवर्सिबल लिमिटेड इंक्रीज इन द बॉडी. अब हर एक सेल की जो ग्रोथ होती है ना वो लिमिटेड होती है जनरली, क्योंकि अगर किसी सेल की ग्रोथ लिमिट नहीं होगी, वो अनलिमिटेड ग्रो होता रहेगा, तो उस टाइप के सेल को क्या बोलते हैं? डू यू नो दैट? दैट काइंड ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसरस सेल. ओके, सो दिस इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द ग्रोथ. नाउ लेट्स मूव टू द अनदर कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन इज बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल. ओके, अब रिप्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसी लिविंग बीइंग का, बिकॉज यू नो व्हाट, व्हाई? क्योंकि किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर किसी चीज को रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी नहीं होती. ठीक है, एंड यू नो वन मोर थिंग कि रिप्रोडक्शन सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज रिप्रोड्यूस नहीं करेगी तो वो जिंदा नहीं रह सकती. इंडिविजुअली वो सर्वाइव कर सकती है, बट रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ इट्स स्पीशीज. अपनी पीढ़ी को जिंदा रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है हमारा. ओके, अब बेसिकली जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज ऑफ 2 टाइप. एक होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज ऑफ ऑपोजिट सेक्स, 1 मेल और 1 फीमेल. दूसरा मेजर डिफरेंस क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक जो पेरेंट होता है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है उसके ऑफस्प्रिंग में. सो दैट मीन्स कि जो प्रोजेनी होगी, जो उसका न्यू ऑफस्प्रिंग होगा, दैट विल बी आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट्स. तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 1 इज मेल एंड 1 इज फीमेल. तो दैट मीन्स जो ऑफस्प्रिंग होगी उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर आएंगे. तो offspring can never be exactly same to the parents. It will be similar. Okay? तो offspring कैसी होगी? offspring parents के जैसी होगी, similar होगी, but exact identical नहीं हो सकती. Okay?
सो देर आर सम सोर्सेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि फ्यूजन. सो फ्यूजन के बारे में अगर हम बात करें तो देख, फॉर एग्जाम्पल अमीवा इज अ यूनिसेलर सेल जो एक सेल से डिवाइड होकर दो में कन्वर्ट हो जाता है, दो डॉटर सेल्स में. तो इस टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं फ्यूजन. नेक्स्ट वन इज योर रीजनरेशन. रीजनरेशन क्या होता है कि जैसे पेरेंट का अगर कोई एक पार्ट कट हो जाता है तो पेरेंट उस पार्ट को वापस से रीजनरेट कर लेता है. इस जैसे कि लिजार्ड की टेल अगर एक बार कट हो गई तो लिजार्ड अपनी टेल को वापस से ग्रो कर सकती है. तो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड रीजनरेशन. नेक्स्ट वन इज योर फ्रेगमेंटेशन. सो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन में ये डिफरेंस होता है कि मान लेते हैं कि कोई एक पेरेंट है, पेरेंट कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो गया, लाइक 3 और 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और जितने भी पार्ट्स में वो डिवाइड हुआ है दैट ऑल 4 पार्ट विल डेवलप्ड इनटू 4 न्यू इंडिविजुअल, एंड इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज योर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. गॉट इट? नाउ लेट्स मूव टू द अनदर important characteristic, that is metabolism. Okay, so metabolism, you know what, metabolism is quite interesting topic. आपकी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये कैसे हो रहे हैं, यू नो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. सो जो भी एक्टिविटी आपकी बॉडी में हो रही है, जैसे कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, everything is due to metabolism. So metabolism is basically of 2 type. एक होता है आपका कैटाबॉलिज्म और एक होता है आपका एनाबॉलिज्म. तो अगर आपको एनाबॉलिज्म टर्म याद रखनी है तो यू जस्ट रिमेंबर द सिंगल वर्ड फ्यूजन. सो फ्यूजन मतलब कि कोई चीज़, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ मिलकर एक बहुत बड़ी सी चीज़ बना रहे, ठीक है, ऐसे किसी प्रोसेस को हम एनाबॉलिज्म बोलेंगे. ऐसे ही एनाबॉलिज्म भी वर्क करता है. तो अगर आपको एनाबॉलिज्म में आपको डिफाइन करूँ तो यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द बॉडी. ठीक है, जैसे आपकी बॉडी में बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, वो अमीनो एसिड्स मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं, एंड बहुत सारे प्रोटीन्स मिलकर डिफरेंट टाइप के केमिकल्स बनाते हैं आपकी बॉडी में, जैसे कि हार्मोन्स, जैसे कि एंजाइम्स. तो ये सारा क्या है, दिस इज कॉल्ड द एनाबॉलिज्म प्रोसेस, कि कोई छोटी सी चीज मिलकर एक बड़ी सब यूनिट बना रही है, दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म. ओके, एंड लेट्स टॉक अबाउट द कैटाबॉलिज्म. सो कैटाबॉलिज्म रिमाइंड करने का एक सिंपल सा वर्ड है फ्यूजन. फ्यूजन मीन्स ब्रेक डाउन. तो किसी भी चीज का ब्रेक डाउन आपकी बॉडी में ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस, उसको हम बोलेंगे इस टाइप के प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म. तो कैटाबॉलिज्म का बेस्ट एग्जांपल है डाइजेशन. डाइजेशन इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल एक बड़ी सी चपाती खाई आपने, या फिर बड़ा सा चिकन खा लिया. ओके, तो अब दैट इज नॉट नेसेसरी ना कि इतना बड़ा फूड का न्यूट्रिशन जो है वो आपके सेल्स तक इजीली पहुंच जाए, राइट, क्योंकि सेल इज अ क्वाइट स्मॉल थिंग. तो क्या होगा कि इतनी बड़ी चीज को वी नीड टू ब्रेक इट डाउन, और उसको हमें एक डिजायरेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होगा. वो डिजायरेबल प्रोडक्ट जो हमारे सेल के अंदर इजीली पहुंच जाए और यूटिलाइज हो पाए. ओके गाइज, okay, that is all about the catabolism. Now let's talk about the consciousness. Consciousness is what? Awareness of surrounding. यानी कि आसपास की चीज़ों को आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, अपने ब्रेन का यूज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ को समझ सकते हैं, है ना. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हो सकते हैं? किसी लिविंग बीइंग के ही हो सकते हैं, है ना. तो कोई लिविंग बीइंग ही कॉन्शियसनेस शो कर सकता है. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फीचर. ओके, अब हम बात करते हैं कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. अभी तक हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ फीचर्स देखे हैं जिसके बेसिस पर, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी मीन्स कि अलग अलग टाइप के, अब वो अलग अलग टाइप किसी भी बेसिस पर हो सकते हैं, जैसे कि मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, साइज, कलर, एनाटॉमी, हैबिट्स, हैबिटाट्स. तो बायोडाइवर्सिटी के अंदर ये जो डाइवर्सिटी है, यानी कि अलग अलग लाइफ फॉर्म्स का जो ऑकरेंस है, हर एक लाइफ फॉर्म एक डिफरेंट स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो इन सारी स्पीशीज को, इन सारे लाइफ फॉर्म्स को हम एक साथ कैसे पढ़ सकते हैं?
राइट तो इसके लिए कुछ एक स्पेसिफिक फ्लो होना चाहिए जिसके बेसिस पर हम इन सारी चीज़ों को समझ सके, अपनी डाइवर्सिटी को आसपास के एनवायरनमेंट में हम उसको अच्छे से समझ सके, राइट। तो उसके लिए यू नो दैट देर आर सम 1.7 और 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग कंसीडर किए जाते हैं, ओके जिसमें से लाइक 1.25 मिलियंस जो हैं वो एनिमल्स हैं और बाकी के प्लांट्स हैं। तो इनकी डाइवर्सिटी को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू वी नीड, हमें क्या करना पड़ेगा, इनको पहले क्लासिफाई करना पड़ेगा, राइट। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, किसी भी चीज को क्लासिफाई करने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, राइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका आइडेंटिफिकेशन। पहले हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसके बाद हम उसका कुछ नाम देंगे, तभी तो उसे हम किसी कैटेगरी में डाल सकते हैं ना, राइट। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड वन इज द नोमेनक्लेचर एंड थर्ड वन इज द क्लासिफिकेशन। तो पहले आप चीज़ों को किसी भी स्पीशीज को आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसके बाद हम उसका नोमेनक्लेचर करेंगे यानी हम उसका नामकरण करेंगे, उसके बाद हम उसे एक स्पेसिफिक कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम किसी चीज़ को हमने फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, देयर आर बेसिक रूल्स फॉर द नोमेनक्लेचर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई भी अगर किसी प्लांट या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम कोई बायोलॉजिकल नेम दे रहे हैं, सो दैट नेम शुड बी जनरली इन द फॉर्म ऑफ लैटिना, यानी कि वो लैटिन लैंग्वेज का नेम होना चाहिए और रिटर्न इन द इटैलिक्स में रिटर्न होना चाहिए। उसके बाद जो उस बायोलॉजिकल नेम का फर्स्ट वर्ड होगा वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। आई विल टेल यू जीनस क्या होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और सेकंड जो कंपोनेंट होगा वो किसी स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो दोनों वर्ड अगर बायोलॉजिकल नेम मतलब एक जीनस का वर्ड होना चाहिए और नेक्स्ट वर्ड हमारा स्पीशीज का होना चाहिए। तो जो दोनों वर्ड सेपरेटली अंडरलाइन होने चाहिए। फर्स्ट वर्ड जो जीनस को डिनोट कर रहा है दैट शुड स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, और जो सेकंड वर्ड स्पीशीज को डिनोट कर रहा है दैट वुड स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। उसके बाद दिस इज द रूल्स फॉर द नोमेनक्लेचर। उसके बाद हम चीज़ों को नोमेनक्लेचर के बाद हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। सो क्लासिफाई हम कैसे करते हैं किसी चीज़ को, उसके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। जैसे हमें बहुत सारी चीज़ एक जैसी दिख रही है तो हमने उसे एक कैटेगरी में दिख दिया, बहुत सारी चीज़ का हमें कुछ एक कॉमन फीचर मिला कि ये कॉमन फीचर इन सारी स्पीशीज़ के अंदर कॉमन है, तो उसको हमने एक सेपरेट कैटेगरी में रख दिया। तो जो भी हमें कन्वीनियंट लगता है अपने बेसिस पर कि किसी एक फीचर के बेसिस पर हम उसे क्लासिफाई कर देते हैं, ओके। फिर उसके बाद हम उसको टेक्सोनॉमिकली क्लासिफाई करते हैं। टेक्सोनॉमिकली क्लासिफाई मतलब ऑन द बेसिस ऑफ उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसका सेल डेवलपमेंट प्रोसेस और जितनी भी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए हम उसे एक स्पेसिफिक कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, ओके। सो अब हम बात करते हैं कि टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में क्या होता है। सबसे एक ब्रॉड बड़ी चीज़ आती है हमारी, सबसे ऊपर आता है किंगडम, ठीक है। किसी भी डोमेन को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, सबसे पहले हम उसे क्लासिफाई करते हैं किंगडम में। तो किंगडम में हम सबसे ब्रॉड क्या कर सकते हैं कि जैसे प्लांट कंसीडर कर दिया हमने उसे और एनिमल कंसीडर कर दिया। मान लेते हैं एक प्लांट किंगडम हो गया और एक एनिमल किंगडम हो गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएबल है तो उसको हमने अलग अलग किंगडम में रख दिया। अब प्लांट को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फाइलम। तो सबसे ऊपर क्या आता है हमारा किंगडम, फिर आता हमारा फाइलम, फिर आता हमारा क्लास, और क्लास के नीचे आता ऑर्डर, ऑर्डर के नीचे फैमिली, फिर जीनस, देन स्पीशीज, ठीक है। अब हम नीचे से पढ़ना शुरू करेंगे। द स्मॉलेस्ट क्लासिफिकेशन यूनिट इज द स्पीशीज, फिर ग्रुप ऑफ स्पीशीज इज कॉल्ड जीनस, एंड ग्रुप ऑफ जीनस इज कॉल्ड फैमिली, group of family is called order, group of order is called class, and group of class is called phylum, and group of phylum is called kingdom, okay.
नो लेट्स सी व्हाट आर स्पीशीज. स्पीशीज क्या होता है? स्पीशीज एक मतलब एक इंडिविजुअल ग्रुप को बोला जाता है, इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, किसी भी नेचुरल पॉपुलेशन के अंदर एक इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को हम स्पीशीज बोलते हैं. ठीक है, तो स्पीशीज के जो फीचर्स होते हैं वो काफी सारे मिलते हैं एक दूसरे से. ओके, देन उसके बाद जीनस इज व्हाट? जीनस इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज. जैसे कि वो एक दूसरे से रिजेंबल कर रहे हैं बट उनके कुछ कोरिलेटेड कैरेक्टर्स हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे लॉयन, टाइगर, लियोपार्ड, ये सब एक ही स्पीशीज के हैं, कैट फैमिली टाइप बिलोंग करते हैं. तो इसको हमने क्या कर दिया, ये एक जीनस में रख दिया हमने से. ठीक है, नाउ व्हाट इज फैमिली? फैमिली इज व्हाट? दैट इज रिलेटेड टू जीनर, मतलब उनके जीनस में कॉमन पॉइंट होगा. स्पीशीज के अंदर जो कॉमन पॉइंट मिलेगा उसको हम सेम जीनस में रखेंगे. सेम जीनस में जो कॉमन पॉइंट मिलेगा उसको हम सेम फैमिली में कंसीडर करेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे सोलोनेसी फैमिली. सोलोनेसी फैमिली में मतलब सोलोनेसी फैमिली में कौन कौन से जीनस आ सकते हैं? जैसे सोलेनम, वाइटना, दटूरा, ये सारे क्या है? सेम जीनस से बिलोंग कर रहे हैं. ओके, और उसी तरीके से बहुत सारी फैमिलीज में जो कॉमन पॉइंट्स होगा उन पॉइंट्स को कंसीडर करके हमने एक ऑर्डर बनाया. Okay, so order is what? Order include one or more related families. Okay, for example, cyanid includes some order of the carnivores. Okay, फिर हम बात करते हैं क्लास की. क्लास इज what? क्लास इज also made up of one or more orders. Okay, और इसके ऊपर आता है हमारा फाइलम. So फाइलम is the term used for the animal and while division is the term used for the plant. ठीक है, तो क्लासेस के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? फाइलम. एंड द हाइएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इज द किंगडम. ऑल द प्लांट इंक्लूड्स इन द प्लांट किंगडम एंड ऑल द एनिमल्स बिलोंग टू द एनिमल किंगडम. राइट, so this is the classification of the living diversity. I hope that will be clear to you all, and in the next chapter we'll discuss about the biological classification in details. I hope that will be understandable to you, and I hope you will like this lecture and just subscribe my channel to learn more. Thank you. Bye.